और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कर्मकांड से अधिक इस बात पर जोर दें कि बुद्धा ने लोगों के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, दुख मुक्ति के लिए जो व्यवहारिक धम्म बताया, उसको जाने, उसको समझे और उसको आचरण में लाए। यहाँ 2 प्रोग्राम हम कर रहे हैं। एक है कि हम नए घर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। हमने अपनी पसंद के हिसाब से बहुत सुंदर घर बनाया है, कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जब आइडियाज़ माइंड में आ रहे थे तो ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ कंफर्टेबल रहेगा, ये यहाँ कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ से हम ऐसा देख पाएंगे, यहाँ से ऐसा व्यू होगा। मतलब बहुत आगे का सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं भी कर दी। उसी तरह से जब हम किसी घर में जाते हैं तो जितनी ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है कि हम कंफर्टेबल हो हर जगह, उसी तरह से हमारे साथ में जो रहने वाले लोग हैं, ये साथ में रहने वाले लोग कितने आपस में कंफर्टेबल हो, बहुत ज़रूरी। बुद्ध का जो पूरा धम्म है वो हमको कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है। हम एक दूसरे के साथ कंफर्ट कैसे रहें। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, दुख आते हैं, और वो दुख और समस्याएं ही इसलिए आती है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। सबको अलग अलग वातावरण मिला है, अलग अलग परिस्थितियाँ मिली है। कोई बहुत प्रिविलेज है तो किसी को कुछ नहीं मिला है। तो जैसा जिसको वातावरण मिलता है, परिस्थितियाँ मिलती है, संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, वो उसके अनुसार वो ढलते चला जाता है। उसकी मानसिकता, उसके देखने, समझने, सोचने का नज़रिया वैसा बनता चला जाता है, और एक आदमी का दूसरे से नज़रिया मिलता नहीं है, और यहाँ पर हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि घर परिवार में एक ही परिवार के 4 लोगों के आपस में विचार नहीं होते। 4 बच्चे हैं तो 4 तरह के होते हैं। हालांकि माँ बाप एक ही होते हैं, फिर भी उनमें आपस में वो उतनी समानता नहीं होती है, सोचने में या कोई एक्शन करने में या व्यवहार करने में। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए बुद्ध एक कॉमन बात बताते हैं। ऐसी कौन सी कॉमन बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी समस्याएं कम हो जाए। जैसे कि बंते जी ने बताया कि हमें अपराध नहीं करने हैं, हमने इसका संकल्प लिया। अब बात यह है कि अपराध कौन से, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप जानते हैं अपराध कौन से? आप करते हैं अपराध कि नहीं? हाँ कि ना? करते हैं। ऐसे हाँ है कि ना है? हाँ ऐसे होता है और ना ऐसे होता है। लेकिन ये शंकर जी का नांदिया बैल है। शायद अपराध नोइंगली भी होता है और अननोइंगली भी हो जाता है। करते हैं ना, जाने अनजाने में होता है, जानकर भी होता है और अनजाने में भी होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो अनजाने में अपराध होते हैं उसको वो गलती का नाम देते हैं ना, मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, गलती से गलती हो गई तो उसकी सॉरी बोल देते हैं। लेकिन पता है जब हमसे मिस्टेक होती है ना अनजाने में, तो हमें सॉरी बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। आप समझते हैं अपराध और गलती में अंतर? अब सोच रहे हैं ना, अभी अब हम उनको सोचने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं।
यदि हम रास्ते से चल रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया, मोबाइल में बात कर रहे हैं या कुछ और कहीं देख रहे हैं और चल इधर रहे हैं, सामने पत्थर है, हमको दिखाई नहीं और हमारा पैर पत्थर से टकरा गया, अब किसको सॉरी बोलोगे? ये गलती है, अपराध है, क्या है? गलती। अब गलती के लिए तो हम सॉरी बोलते हैं। अब किसको सॉरी बोलोगे? पत्थर को। खुद से सॉरी कहेंगे। लेकिन सॉरी किस लिए बोली जाती है? कि आगे वाला हमें माफ़ करे, हाँ, वो हमें कोई पनिशमेंट ना दे। लेकिन ये गलती ऐसी हो गई कि आपको तुरंत पनिशमेंट मिल गई है, आपके पास मौका ही नहीं है सॉरी बोलने का। आपका पैर पत्थर से टकराया और आपको चोट लग गई, आप कितना भी अब सॉरी बोलते रहो, आपको रिजल्ट तुरंत मिल गया। और ये किस वजह से हुआ? आपकी लापरवाही से, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान नहीं है। घर में हम लोग जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो हम ऐसे ही असावधान होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है छोटी सी तो बात है, मैंने बिना बताए मम्मी का फ़ोन ले लिया, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। हमको ऐसा लगता है नहीं, लेकिन ये अपराध है। आपने बिना पूछे ले लिया, मम्मी को नहीं मालूम, वो परेशान होगी। हो सकता है उसका इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, मीटिंग भी होती है आजकल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ज़रूरी हो सकता है। वो एक की नज़र में मामूली बात हो सकती है, लेकिन दूसरे की नज़र में वो बहुत गहरी बात हो सकती है। कैसे हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, हम झगड़े को निमंत्रण देते हैं। अब जिसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हाइपर हो जाएगा, उसको क्रोध आ जाएगा कि तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों ले लिया। बच्चे को लगेगा क्या मम्मी इतनी सी बात को लेकर इतना हाइपर हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे देखो सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है। माँ का नज़रिया अलग, बच्चे का नज़रिया अलग, और फिर इसमें हो जाती है तो मैंने झगड़ा हो जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। और हम प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं? घर की शांति के लिए या अपनी शांति के लिए। शांत किसको करना है? ये चार दीवारों को शांत करना है या हमें खुद को शांत करना है? किसको शांत करना है? खुद को शांत करना है। लोग बोलते हैं घर शांति, तो घर को धागे बांधते हैं। अभी आप तो फॉरेन भी गए हैं, कोई हाथ में धागा बांध रहा है, कोई घर को धागा बांध रहा है, कोई मूर्ति को धागा बांध रहा है, कोई विहार को धागा बांध रहा है, और सब जान रहे हैं, मूर्ख कोई भी नहीं है। सबको पता है कि बुद्ध बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मन पे काम किया है, मन के शास्त्र पे काम किया है। और हम धागे कहाँ बांध रहे हैं? हाथ में, विहार में, घर में, लोटे में। और लड़ाई किस वजह से हो रही है? हमारे अलग अलग नज़रिए को लेकर। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, एक बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, शत्रु नहीं है एक दूसरे के। फिर भी देखो, एक छोटे से अलग नज़रिए के कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है और घर का वातावरण खराब हो जाता है। मतलब तुम अशांत तो पूरा घर अशांत। और यहाँ से धीरे धीरे हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया ना, हम लोग ना बहुत दिन तक उसको मन में लेके चलते हैं, लंबे समय तक लेके चलते हैं। और हमको घर के फिर शत्रु नज़र आते हैं, बाहर के दोस्त नज़र आते हैं। मुंह लटका के बाहर चले जाएंगे, दोस्त पूछेंगे क्या हुआ आज, क्यों मुंह लटका हुआ है,
दोस्त के सामने खुल जाते हैं, अरे यार छोटी सी बात पे मम्मी ने ऐसा कर दिया, घर के बाहर 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 गई। मतलब जो नेगेटिव वातावरण है वो घर तक सीमित नहीं रहा, अपने तक सीमित नहीं रहा, उसको हमने बांटना शुरू कर दिया। बाहर लेके गए, बाहर दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया, पहचान वालों में बांटना शुरू कर दिया, और फिर उनके ऊपर वो संस्कार हो रहे मन पर, वो भी सोचने लगे अरे इसकी मम्मी कंफर्टेबल नहीं उनके साथ में। फिर वो जो रिस्पेक्ट बननी चाहिए वो रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। हम लोग हमारे घर में जब ऐसी छोटे छोटे बातें करते हैं तो हमको कितना ध्यान रखना चाहिए। हमें आगे वाले की जगह पर खड़े रह के सोचना चाहिए कि वो उस जगह पर रह के क्या सोच रहा है, मैं इस जगह पर रहकर क्या सोच रही हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं कि आदमी अज्ञानी इसलिए है क्योंकि उसको ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो उतना ही देखता है, वो गहरे में जाना नहीं चाहता, अपने दिमाग को ज़्यादा जोर देना नहीं चाहता। मोस्टली समाज में ऐसा ही होता है, लोग ज़्यादा गहराई से सोचना नहीं चाहते, जो दिख रहा है ना उसके ऊपर से जज कर लेते हैं, ये ऐसा ही है। लेकिन चीज़ वैसी नहीं होती है, कई कारणों के समूह से चीज़ तैयार होती है। एक छोटा सा जीव भी लेंगे तो उसमें कितने सारे तत्व होते हैं, छोटा सा जम्स भी लेंगे तो उसमें कितने तत्व होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने से पता चलता है। एक छोटी सी कोशिका भी लेंगे तो भी कितना समूह होता है, और हम देखते कितना है, जो हमारे आंखों के आगे दिख रहा है उतना ही, पीछे का हम देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमसे इस तरह का व्यवहार होता है। और इसलिए कहते हैं कि हमने बहुत धैर्य रखना चाहिए, बोलते समय धैर्य रखना चाहिए, सोचते समय धैर्य रखना चाहिए, एक्शन करते समय धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ ना हो, थोड़ा समय ले। जो हम समय लेते हैं सोचने के लिए, मतलब हम उस चीज़ पर चिंतन करते हैं, उस चीज़ पर मनन करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। अगर हम थोड़ा समय लेते हैं तो हो सकता है कि जो हमारी टोन पहले होती है वो टोन वैसी ना हो, थोड़ा सा टोन में बदलाव हो जाए, थोड़ी उसमें नरमाई आ जाए, और नरमाई आ जाती है तो आगे वाला सुनने वाला भी नरम हो जाता है। लेकिन हम लोग इतना फास्ट काम करते हैं, इंस्टेंट हम प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। इधर किसी ने अरे बोला कि उधर हमने तुरे बोला, इतनी हमारी फास्ट प्रतिक्रियाएं चलते रहती हैं, और उसकी वजह से फिर हमारी पूरी शांति भंग हो जाती है। अब बुद्ध ने ध्यान बोला है, ध्यान का उदाहरण मैंने दिया, ध्यान से नहीं चलोगे तो चोट लग जाएगी। अब आप सोचिए ध्यान का मतलब क्या है? क्या केवल आंखें बंद करना ध्यान है? आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका कितना ध्यान है, आपकी जागरूकता और आपकी एकाग्रता हर समय होनी है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उस समय आप बड़े जागरूक होते हैं कि आपको कौन सा विषय किस तरह से समझाना है। एक तो पूर्व से तैयारी करके जाते हैं, इसके बावजूद भी हो सकता है वहाँ पूर्व तैयारी काम ना आए, कुछ और ही चर्चा चले, किसी को आपकी बात समझ में ही ना आए, फिर आप दिमाग पे जोर देते हैं कि मुझे कुछ तो अलग करना है ताकि इसको मेरी बात समझ में आए। आपका जोर किस पे रहेगा? यदि आप लेक्चरर है, टीचर है, तो आपका जोर ये रहेगा कि आगे वाले को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो उसको समझ में आए। उसके लिए आप नए नए तरीके ढूंढेंगे, उसके माइंड को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसका वो लेवल कौन सा है समझने का, ये किस तरीके से समझ सकता है।
अगर बच्चे वाला माइंड है तो आपको वैसे ही एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है तो आपको उसके लेवल पे जाके एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा। तरीके आपको बार बार बदलने पड़ते, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम एक ही पैटर्न बना लेते हैं अपना, किसी से मिलने का, बात करने का, समझाने का। एक पैटर्न होने से क्या होता है, वो सब जगह पर फिट नहीं बैठता। इसीलिए कोई हमारे दोस्त बनते हैं तो कोई हमारे दुश्मन बनते हैं। फिर हम बोलते हैं नहीं, ये मुझे तो समझता ही नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। जो हम बाहर ट्राई करते हैं वही हमें घर में करना है, लेकिन अक्सर हम घर के प्रति बड़े लापरवाह हो जाते हैं। हम बोलते हैं हमारे अपने ही तो है ना, कहाँ जाएंगे हमारे अपने हमें छोड़ के। हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, तू मैं करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, फिर भी हम साथ में रहेंगे। लेकिन ये साथ में रहना भी कोई साथ में रहना है तनावग्रस्त होकर? इसका कोई मायने नहीं है। हमें खुशनुमा वातावरण में रहना है, तनाव रहित रहना है। तो हमें घर के हर सदस्यों के बारे में बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी होता क्या है कि एक नियम बना हुआ है, सामाजिक नियम। एक उम्र में आते हैं, शादी करते हैं, शादी करने के बाद बच्चे भी एक्सीडेंटली हो जाते हैं। प्री प्लान तो करता नहीं है। सब इंद्रियों का और स्पर्श का खेल है कि सब एक्सीडेंटली हो जाता है, और ये नहीं मालूम कि अब हमें बच्चे कैसे पालना है, खुद कैसे रहना यही नहीं मालूम, तो बच्चे कैसे पालना है कैसे मालूम रहेगा। तो यहाँ पर हमें बुद्ध का जो धम्म है वो सही रास्ता दिखाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर। एक लाइन में तो उन्होंने ये कह दिया है, सब पापस्य अकरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन एतं बुद्धान शासन। दो लाइनों में उन्होंने अपने धम्म का सार बताया है। ये दो लाइन अच्छे से हमको समझनी है। अब सब लोग क्या बोलते हैं, सब पापस्य। ऐसा नहीं है, सब पापस्य। पा अलग है, पस्स अलग है। पस्स यानी देखना, और पा यानी अति। पा का मतलब होता है अतियों को, सभी तरह की अतियों को देखो। अकरणम मत करो, सभी प्रकार की अतियों को देखो और मत करो। क्या मत करो? अतिया। अतिया मत करो। फिर अगली लाइन में आता है कुशलस्य उपसंपदा। कुशल कर्म करो। तो जो अतिया छोड़ रहे हैं तो बचता क्या है? कुशल, जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, सही मार्ग है, वो बचता है। उसको हमें करना है। उपसंपदा, उपसंपदा का मतलब क्या होता है? मास्टर हो जाना। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कुशल कर्म करने की प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। उपसंपदा होने का मतलब होता है मास्टर होना। और जब मास्टर हो जाते हैं तो पूरा आर पार दिखाई देता है। मास्टर को सब पता होता है ना, क्या सही है क्या गलत है। वो एग्जाम लेता है सबकी, फिर दर्पण की तरह उसको सब साफ दिखाई देता है मास्टर को। अगर उस पर थोड़ा सा भी कुछ दाग आ गया तो उसको दिखाई देगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो मास्टर को दिखाई देगी। इतनी हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि झट से गलती पकड़ लें,
सब लोग अपने अपने कामों में बड़े माहिर होते हैं। इंजीनियर अपने काम में माहिर है, डॉक्टर अपने काम में माहिर है, कारीगर अपने काम में माहिर है। वो इतना काम करते, इतना प्रैक्टिस करते हैं लगातार लगातार कि उनके हाथ अपने आप चलने लगते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और किसी ने अगर नौसिखिए ने कुछ काम किया और गलती किया है तो वो झट उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। लेकिन पहली सीढ़ी क्या है? हम पहली सीढ़ी पे मार खा रहे हैं। पहली सीढ़ी हमारी ये है कि हम अतियों को ही नहीं समझ रहे हैं कि अतियां क्या हैं। अगर हम इंस्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं किसी के गलती पर तो हम अति कर रहे हैं। किसी ने हमें भला बुरा बोला और हमको एकदम गुस्सा आ गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो देखना है कहीं हम अति में तो नहीं जा रहे हैं। पहले समझ ले कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए कोई क्राइम भी होता है ना तो पुलिस क्या करती है? रिपोर्ट लिखती है तो पहले जांच करती है। जांच करती है ना कि एकदम से रिजल्ट देती है। पहले जांच समिति बैठती है, वो जाकर इंक्वायरी करती है, एक एक के स्टेटमेंट लेती है, सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेती है, फिर किसी नतीजे पे पहुंचती है। बहुत बार हमारे घर में हमने ऐसे देखा है। अब हम भी गृहस्थ जीवन से आए हैं इसलिए हमारे तुम्हारे अनुभव काफ़ी मिलते जुलते हैं कि कोई चीज़ नहीं दिखी है और किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या है, नफरत है, नहीं दिखी है ना, हम तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है ये ज़रूर उसी ने चुराया होगा। एकदम से हमारे माइंड में वो बात आ जाती है और फिर उसी ट्रैक पर फिर आगे सोचना शुरू कर देते हैं। फिर उसके सामने पड़ते ही हमारा चेहरा लाल हो जाता है। फिर हमारी वाणी पे भी कंट्रोल नहीं रहता है और सीधे बोल, तुमने हमारी वो चीज़ ली। हम डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और वो बेचारे ने नहीं लिया होगा तो उसे कितना बुरा लगता है। उसे बुरा लगने का मतलब है कि हमने पाना तिपाता शील का पालन नहीं किया, हिंसा कर दी, बिना इंक्वायरी के, बिना जांच पड़ताल के हमने उसका मन को दुखा दिया। पहले तो खुद से हिंसा कर ली, अपने चित्त को खराब किया, अपने मन में नकारात्मक भाव लाए, खुद के साथ हिंसा कर ली। हिंसा का मतलब बहुत छोटा नहीं है, हिंसा बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए है। और दूसरे पे हमने बिना जांच पड़ताल के इल्ज़ाम लगा दिया, उसके साथ भी हिंसा कर ली। फिर हम अपने को साबित करने में लगेंगे, वो अपने को साबित करने में लगेगा। फिर घर की शांति भंग, रिलेशन खराब। हम चाहते हैं रिलेशन अच्छे हो, लेकिन रिलेशन अच्छे क्यों नहीं रहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो, लेकिन शांति क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जो प्रैक्टिकल बातें हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। हर बार हम अति में चले जाते हैं, हर बात के दो सिरे होते हैं। हम जब धर्म की बात करते हैं तब भी हम अति में चले जाते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में हमारी बहुत अलग अलग कल्पनाएं हैं कि हम धर्म बोले तो फिर हमको मूर्ति रखनी ही है, हमें पूजा पाठ करना ही है, हमें अगरबत्ती जलाना है, हमें ये करना है, वो करना है। मतलब एक शो कि हम कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन धम्म लेना कहाँ है? यहाँ। संबंध इससे है, धम्म का संबंध इससे है, लेकिन हम बाहर शो कर रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें? क्यों हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है? जिस घंटे जी ने बोले 1956 से हम पाली में बोल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है। आज हमारी बस्तियों में जाकर देखते हैं, घरों में जाकर देखते हैं
तो किसी का भी किसी से घर परिवार में अच्छा रिश्ता दिखाई नहीं देता है, सभी लड़ाई कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि सिद्धार्थ गौतम ने जब रोहिणी नदी के विवाद के दौरान उनको सज़ा मिली थी, देश निकाला मिला था, और वो जब गए थे अपना राज्य छोड़ के, और जब उनको खबर मिली कि अब युद्ध नहीं हो रहा है, सब शांति है, तो वो घर वापस जा सकते थे, लेकिन वो घर वापस क्यों नहीं गए? तो वो कहते हैं कि राज्यों में तो कभी कभी लड़ाई होती है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कभी कभी युद्ध होता है, रोज नहीं होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि घर परिवार में भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, माँ बेटे से लड़ रही है, पिता पुत्र से लड़ रहा है, ये रोज हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और हमने इसी समस्या को दरकिनार कर दिया है। सिद्धार्थ गौतम वापस इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन्हें हर एक परिवार में सुख शांति लानी थी। परिवार में ये समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन होता है, और सबसे ज़्यादा दुख हमें ब्लड रिलेशन से ही होता है। बाहर का पड़ोसी झगड़ा करे ना, 2-4 दिन में हम भूल जाते हैं, उसको राइट फाइट सुना के भूल जाते हैं, घर में आके खाना भी खा लेते हैं। लेकिन जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ लड़ाई हो जाए तो खाने में मन नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता, रोते रहते हैं, बहुत रोते हैं, और उससे हमारे शरीर और मन दोनों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम बीमार होने लगते हैं, मृत्यु की ओर जाने लगते हैं। तो हमारे जो परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। हमारे पास में एक रोटी है तो एक रोटी को हम 4 लोग कैसे मिल बांट के खाएं, ये हमने ध्यान रखना है। बुद्ध का धम्म समानता के सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन बहुत बार लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम समानता के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। खैर, आजकल ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की में भेदभाव होता हो, पहले तो बहुत होता था। फिर भी आज भी हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां, फेसबुक तो लिखा हुआ है पूरा, पितृसत्ता के मारे हुए हैं लड़कियां। पिता प्रॉपर्टी पे कोई लड़कियों के नाम नहीं लिखता है, ना पति प्रॉपर्टी पे पत्नी का नाम लिखता है, ना ससुर बहू का नाम लिखता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इससे हम लोग कितना इफेक्टेड होते हैं। घर परिवार में अगर हमारे एक दूसरे के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या कारण है कि हम समानता के सिद्धांत को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। और आज वाकई में ये कहना पड़ता है कि जो कुछ भी हम प्रगति देख रहे हैं स्त्रियों में, घर में, हम पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने संविधान में अगर समानता का सिद्धांत नहीं दिया होता, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए होते, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं, रंग के आधार पर भी नहीं, जाति के आधार पर नहीं, प्रांत के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन लिंग को भूल जाते हैं। लैंगिक आधार पर भेदभाव आज भी चलते रहता है, इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे घरों में बहुत सारे झगड़े इसी वजह से होते हैं। पितृसत्ता के चलते औरतों को वो आज़ादी नहीं मिलती, वो राइट्स नहीं मिलते। अब ये अलग बात है कि इसके और दूसरे साइड इफ़ेक्ट आने लगे हैं कि बहुत सारी लड़कियां अति में जा रही है, अति में भी जा रही है कि जो राइट्स मिले हैं उसका वो दुरुपयोग कर रही है। सास ससुर का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको समय पर खाना नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। एजुकेशन और नौकरी
पैसा, इसका अहंकार आ जाता है। हम ये सोच के पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू लाते हैं कि हमारा घर अच्छा चलेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी, दोनों कमाएंगे, मिलकर करेंगे। लेकिन जब आदमी में अहंकार आ जाता है, वो स्त्री हो या पुरुष,